अगला हमारा चैप्टर है 11th क्लास का बादल को घिरते देखा। कवि नागार्जुन ने लिखा है। ये प्रगतिशील काव्यधारा के साहित्यकार रहे हैं और कविता का नाम है बादल को घिरते देखा। कविता का जो परिचय है वो है कि ये नागार्जुन द्वारा रचित कविता में प्रकृति चित्रण किया गया है। यह कविता नागार्जुन की कविता संग्रह युग धारा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? युग धारा, उनकी जो काव्य कृति है उससे संग्रहित है ये कविता। वर्षा ऋतु के आने पर संपूर्ण प्रकृति में जो परिवर्तन आता है उसका कवि ने 6 दृश्यों द्वारा वर्णन किया है। इसी प्रकृति से संबंधित मनोभावों को विविध बिंबों के माध्यम के द्वारा अभिव्यक्त किया है। वो 6 दृश्य क्या हैं? पावस की उमस को शांत करते हुए मानसरोवर में तैरते हंस की बात की गई है कि जो हंस हैं वो गर्मी के कारण जब व्याकुल हो चुके हैं तो मानसरोवर तालाब में तैर रहे हैं। चकवा और चकवी का प्रणय और मिलन की बात की गई है कि चकवा और चकवी जो सूर्य ढलते ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और पूरी रात जागते रहते हैं, रोते रहते हैं। उस सूर्य उदय होने पर जब उनका मिलन होता है उसके बारे में बताया है। हिमालय की गोद में अपने ही नाभि से उठने वाले महक को ढूंढने वाले हिरन की बात की गई है कि जो कस्तूरी मृग होता है उसकी नाभि से ही महक आती है, सुगंध आती है, पर वो जान नहीं पाता कि वो सुगंध कहाँ से आ रही है और पूरे जंगल में घूमता रहता है, पहाड़ों पर घूमता रहता है और अपने आप पर ही चिढ़ता है क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाता है उसे वो महक आती रहती है पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये महक आ कहाँ से रही है। हिमालय की चोटियों की बात की गई है। हिमालय की चोटियाँ जो बर्फीली हैं, सुंदर हैं, बादल के कारण बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सी दिखती हैं और किन्नर और किन्नरियों की बात की गई है। ये सारे चित्र लेखक ने बादल को गिरते देखा कविता में दिखाया है। इसका मूल भाव क्या है कि नागार्जुन की ये कविता संग्रह युगधारा से लिया गया है। कविता में प्रकृति चित्रण का सुंदर उदाहरण किया गया है। वर्षा ऋतु आने पर सारी प्रकृति जैसे अपने विरहाग्नि शांति करती नजर आती है, इसी भाव को कवि ने विविध बिंबों से दिखाया है। अर्थात कि बादल को घिरते देखा जो कविता है ये प्रकृति पर आधारित कविता है। इसमें लेखक ने हिमालय की सुंदरता, हिमालय के पास पाए जाने वाले मानसरोवर तालाब, चकवा चकवी पक्षी, किन्नर किन्नरियों की बात की है, ये दृश्य बताए हैं। कस्तूरी मृग के बारे में बताया है, कस्तूरी मृग अपने पर क्यों चिढ़ता है इस बारे में बताया गया है। कालिदास को भी याद किया है लेखक ने, उनकी रचना मेघदूत की भी याद दिलाई है और वो बताते हैं कि हिमालय की जो चोटियां हैं वो बिल्कुल ही सुंदर हैं, धवल हैं, सफ़ेद हैं, बर्फीली हैं और उनके पास से जो गुजरता हुआ मानसरोवर तालाब है उसमें जो कमल के फूल खिले हुए हैं, उनकी जो डंडियां हैं पतली पतली, उन्हें हंस अपने चोंचों से तोड़ते हुए खाते हैं और अपनी गर्मी को शांत करते हैं। जो उन्हें गर्मी के कारण जो व्याकुल हैं उस व्याकुलता को वो मिटाते हैं। तो बादल को घिरते देखा चैप्टर कहीं ना कहीं प्राकृतिक विशेषता को ही दर्शाता है। कविता में चित्रित प्रकृति चित्रण एवं जनजीवन का अपने शब्दों में उल्लेख कीजिए। तो वो जो हमने अभी आपको ये कविता का परिचय वाला दृश्य हमने देखा, जो पढ़ा, वही आपको यहाँ लिखना है कि कवि नागार्जुन ने बादल को घिरते देखा कविता में प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताया है। उन्होंने हिमालय की सफ़ेद चोटियों के बारे में बताया है, सुंदर सुंदर जो चोटियाँ हैं, और हिमालय के आसपास पाए जाने वाले चकवा और चकवी पक्षी के बारे में बताया, किन्नर किन्नरियों के बारे में बताया, कस्तूरी मृग के बारे में बताया, मानसरोवर तालाब में तैरते हुए हंसों के बारे में बताया। आप एक काल्पनिक दृश्य के तौर पे भी अब महसूस कर सकते हैं कि आप पहाड़ों की सैर पे निकले हैं, वहाँ नीचे तालाब है, तालाब में कमल खिला हुआ है और उसी तालाब में सफ़ेद सफ़ेद हंस भी तैर रहे हैं। तो कितना प्राकृतिक सुंदर मनोरम दृश्य हमें दिखाई देगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। कस्तूरी मृग के अपने पर चिढ़ने का कारण क्या है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो अपने पर चिढ़ने का मूल कारण ये है कि उसके नाभि से एक महक उठती है, एक सुगंध उठती है जो उसे महसूस होती है, उसको सूंघ सकता है पर वो जान नहीं पाता कि ये सुगंध आ कहाँ रही से, और वो उसके नाभि से उठती है। उसे जगह जगह ढूंढने के लिए पूरे जंगल में दौड़ता है, पूरे जगह घूमता रहता है, पर जब उसे पता नहीं चल पाता तो अपने पर ही नाराज़ होता है कि पता नहीं ये कहाँ से आ रही है। चकवा और चकवी पक्षी के बारे में बताया है लेखक ने, किन्नर किन्नरियों के बारे में बताया है इस पाठ में।
यहाँ से आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी आ सकता है। भाषा इसकी खड़ी बोली है और सहज एवं सरल भाषा का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। बस ऐसे 2-4 क्वेश्चन ही है जो आपको यहाँ से तैयार करने हैं। एक तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या, एक है हिमालय की किस किस बारे में लेखक ने बताया है, कस्तूरी मृग अपने पे क्यों चिढ़ता है, चकवा चकवी की क्या कहानी है, किन्नर किन्नरियों के बारे में क्या बताया है। ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार करना है। और बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद क्यों आती है। तो कालिदास की एक रचना है मेघदूत, जिसमें उन्होंने मेघ को दूत बनाकर संदेश भेजा था। तो लेखक भी उन मेघों को ढूंढने का प्रयास करता है और यक्ष को और कुबेर की जो घटना है वो भी देखना चाहता है। कहते हैं कि बादलों का वर्णन करते हुए कालिदास की याद कवि को इसलिए आती है कि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत में धन कुबेर ने यक्ष को 1 वर्ष का जो निर्वासन दिया था, मतलब उन्हें श्राप दिया था कि 1 वर्ष के लिए तुम अपना राज्य, मेरा राज्य छोड़कर चले जाओ। उस समय यक्ष ने बादलों को, मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रिया के पास अपना संदेश भेजा था। कवि उन स्थानों को खोजने का प्रयास करता है जिनका उल्लेख मेघदूत पर है, लेकिन वो उसे कहीं मिलता नहीं है। तो कहता है जाने दो, वो कवि कल्पित होगा, मतलब वो कवि की केवल कल्पना रही होगी। तो पावस की उमस क्या होती है, कस्तूरी मृग अपने पर क्यों चिढ़ता है, प्रणय कलह क्या है, ये थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो जो समरी आपको याद हो वो भी आप लिख कर आ सकते हैं, बस आप अपने क्वेश्चन को छोड़कर मत आइएगा। अगला हमारा जो चैप्टर है संध्या के बाद, संध्या के बाद जो चैप्टर है वो लिखा गया है क्या नाम है, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि हैं और इनकी जो कविता है संध्या के बाद, ये भी प्रकृति चित्रण पर ही आधारित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने संध्या के समय होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों में ग्रामीण जीवन के दैनिक क्रियाकलापों के वर्णन के साथ साथ मानवता एवं संवेदनशीलता का भी संदेश दिया है। कवि ने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता पर भी बल दिया है जो शोषण मुक्त हो, जिसमें दरिद्रता ना हो और जो कर्म तथा गुणों के आधार पर साधनों व अर्थ की प्राप्ति हो। गांव में दरिद्रता, उत्पीड़न एवं निराशा व्याप्त है, परंतु व्यक्ति इनको प्रकट करने में असमर्थ है। कवि ने ये सब बातें बताई हैं। संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये बताया है। कवि ने संध्या को एक पक्षी के रूप में माना और कहते हैं कि संध्या होने पर, शाम होने पर जो संध्या रूपी पक्षी है वृक्ष की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान हो जाती है। अर्थात जो सूर्य का प्रकाश है वो वृक्ष की सबसे ऊंची पत्तियों पर ही पड़ता है, धरती का उसका प्रकाश आता नहीं है। जो लोग काम पर गए हैं वो संध्या के समय अपने घर में वापस आने लगते हैं और जो पशु पक्षी भी भोजन की तलाश में इधर उधर हैं वो भी शाम होने पर अपने घर की तरफ वापस आते हैं। तो संध्या के समय जो जो परिवर्तन आप महसूस करते हैं वो आप लिख सकते हैं इसमें। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो गांव का बनिया है या जो लाला है वो अपने मन में क्या सोचता है। तो आपने देखा उसके मन में ये बात थी कि काश मैं भी शहर के बनियों की तरह अमीर हो पाता और मेरे भी बड़ी बड़ी दुकानें होती, मेरे पास भी पैसे होते। और कहीं ना कहीं एक बार उसके मन में आता है कि मैं थोड़े छोटे छोटे पैसों के लिए लोगों को ठगता हूँ, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। और समाजवाद की भी एक व्याख्या है इस पाठ में कि लेखक समाजवाद स्थापित करना चाहता है, अर्थात सबके साथ समान सुख सुविधाओं का बंटवारा हो, ऐसा भी लेखक इस पाठ में हमें बताना चाहता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि विधवाओं के बारे में, कि जो विधवा स्त्रियां हैं वो शाम होने पर नदी के किनारे बैठकर जप ध्यान करती हैं और जप ध्यान करते हुए वो बिल्कुल बगुलों की तरह दिखाई देती हैं, सफ़ेद सफ़ेद बगुले जैसे ध्यान में बैठे हों ऐसे वो विधवा स्त्रियां भी बैठी हुई दिखाई देती हैं। सूरज जब ढलने लगता है तो उसका प्रकाश नदी में एक प्रकाश स्तंभ बनाता है, ये भी लेखक ने बताया। और नदी के किनारे जो बालू होता है वो ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ होता है और उस पर सूरज का प्रकाश हल्का हल्का पड़ता है तो धूप छाँव सा प्रतीत होता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सांप या कोई अजगर लेटा हुआ हो, ये कल्पना भी लेखक ने की है। तो ये जो हमारा चैप्टर है सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया संध्या के बाद,
ये प्राकृतिक कविता है जो प्रकृति के मनोहारी चित्रण को प्रस्तुत करता है। संध्या को पक्षी के रूप में चित्रण किया गया है, तो एक मानवीकरण अलंकार भी बन सकता है। और इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। इसमें लाला के मन में उठने वाली दुविधा को अपने शब्दों में लिखिए। तो दुविधा क्या है? एक तरफ तो वो चाहता है कि वो किसी का शोषण ना करे, सबको समान हक मिले, सब लोग समान अमीर रहें, और दूसरी तरफ सुबह सुबह वही डांडी मारता है, मतलब पैसे ज़्यादा लेता है पर सामान कम तौलता है। तो उसकी दुविधा है, वो भी दिखाया गया है। तो ये 2 चैप्टर हैं जो आप